नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी के तारतम्य को लगातार हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और इसी क्रम में हम आज जियोग्राफी के सेक्शन पर आ चुके हैं जो अध्याय 6 है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। दोस्तों, ये प्रक्रम जो है एनसीईआरटी का, उसमें हम धीरे धीरे जो चैप्टर्स लेकर आ रहे हैं उनसे हमने बहुत सारी चीज़ों को जानना पढ़ना सीखा और बहुत सारी चीज़ों में हमारे जो डाउट्स हैं उन सभी को हमने सुधारना और क्लियर करना सीखा। इन्हीं क्रमों में हमारे जो क्रम है पढ़ने के, वो क्या है, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और हम और आप एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं। इसी क्रम में मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और बहुत अच्छे से बढ़िया से पढ़ते हुए जिन डाउटों पे आपकी प्रॉब्लम है उन पर कमेंट भी करिए। हम सभी के साथ ये जो चैप्टर हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे और एक अच्छे तारतम्य को बढ़ाते हुए हम एक नई मुहिम को शुरू करेंगे। चलिए इस चैप्टर से शुरू करते हैं। फिलहाल सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस के जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए और तथा पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखाई देने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वन है। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक वे रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास और कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी है। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्रकृति वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थल की प्रकृति वनस्पति की संघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पतियों को निम्न 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जो 3 वर्ग हैं उनको कैसे कर सकते हैं अपन, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनको 3 मुख्य श्रेणियों में कैसे बांटते हैं। पहला, वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। आइए दूसरा बताते हैं, घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। और तीसरा, कांटीदार झाड़ियां एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ हमने क्या चीजें छोड़ी हैं, आओ कुछ कर सीखें। क्या अब आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पति में क्या परिवर्तन देखा। हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा को किस प्रकार की वनस्पति दिखी। तो देखिए, यहाँ पे अभी अपन ने पढ़ा कि उसने जो साल सागौन के जो वृक्ष थे, उसके बाद जब वो ऊपर की तरफ पहुंची ऊंचाई पर तो उसे नुकीले शंकुधारी वन मिले। उसके अलावा जो उसको रोडोडेंड्रॉन के जो फूल थे वो उसे देखने मिले। तो जैसे जैसे स्थल बदलते हैं वैसे वैसे क्या होती हैं, वनस्पतियां में चेंजेस आते हैं और ये वनस्पतियों में चेंजेस वहां के ऋतु परिवर्तन, जलवायु के कारण आते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आओ कुछ करके देखने में सीखते हैं। सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहां पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिसके कारण वनस्पतियां वहां पैदा हुई। वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती के निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ हो तो उसे लिखें। देखिए, यहाँ पर हमने जो चीज़ें देखी उसमें रोडोडेंड्रॉन के जो फूल हैं, देखिए कितना बढ़िया फूल है। ऐसे ही चीज़ों को हमें जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ हमको क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कांटेदार झाड़ियाँ। इस तरीके से झाड़ियाँ आपको कभी अगर आप ऐसे प्लेस पर जाते हैं जहाँ घर वगैरह नहीं हो तो वहाँ से आपको क्या होते हैं, उन इलाकों में कांटेदार झाड़ियों को देखने मिल जाता है। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियां, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठों वनों के बारे में भी कई अन्य जानकारियां दी। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे 3 बातें बताई, इनको गौर करिएगा। पहली क्या थी, उन्होंने सलीमा को क्या बताया, विभिन्न उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियां। कौन कौन सी,
उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, कौन कौन से? उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, उसके बाद रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां, और आर्द्र में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वाले वनों के बारे में कई जानकारी दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां, उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों की उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा पर। देखो ये, अरे महाराज कहां जा रहे हो? हाँ, ये जो होते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, इस पर सेंटर से क्या निकली हुई है? ये विषुवत रेखा, इसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा पर क्या होता है? सूर्य का आवागमन होता है। ये सूर्य जो है विषुवत रेखा पर गति करता है। ये अपन ने भूगोल का पहले चैप्टर में पढ़ा था, है ना? और नहीं याद हो तो एक बार चले जाओ वहां पर, देखो कि अपन ने जो सबसे पहले नंबर पे क्या पढ़ा था, वो जो सन है वो कहां से कहां तक मूवमेंट करता है? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही करता है। और इसी बीच में ऋतुओं का परिवर्तन होता है, जो 4 ऋतुएं होती हैं उनका परिवर्तन होता है। तो यहां पर जो सूर्य है, इन वनों को उष्णकटिबंध वर्षा वन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध में के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं पलझड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबुनुस, महोगनी आदि वृक्ष क्या है पाए जाते हैं। ये देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कितना बढ़िया सुंदर वन है। इसमें क्या है, वर्ष भर जो है सदाबहार वन जो है दिखते हैं, मतलब हमेशा जो है वो बढ़िया खिले हुए पेड़ पौधे हैं वो दिखते हैं ऊंचे बढ़िया। सदाबहार वन कौन से? महोगनी है ना, आगनूस, ये सब जो है वो उसमें वहां पे मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है भैया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन? वो होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मतलब भारत कहाँ है? ये रहा भारत, इसके बाद ये रहा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ऊपर की तरफ ऑस्ट्रेलिया का उत्तर वाला भाग है ना, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के हिस्सों में पाया जाता है। तो भूमध्य रेखा ये रही, यहाँ से ऊपर की तरफ कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरी हुई है, ऐसा है ना। और ये उसका उत्तरी अमेरिका, ये ऊपर का उत्तरी अमेरिका है, नीचे का दक्षिणी अमेरिका है। तो ये उत्तरी अमेरिका वाले हिस्से में ऑस्ट्रेलिया में, और इधर भारत में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर। भारत के शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों के नाम बताएं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अभी अपन ने पढ़ा ना, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये सब जो है अपने भारत में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के जो है पेड़ पाए जाते हैं। तो यह शीतोष्ण सदाबहार वन जो है वो कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय, जहाँ गर्मी ज्यादा होती है। शीतोष्ण मतलब जहाँ पे सर्दी ज्यादा होती है, वहां पर सदाबहार, शीतोष्ण सदाबहार जो है वो दक्षिण पूर्वी अमेरिका है ना, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, ये जो है ये दक्षिण पूर्वी अमेरिका जो है वो यहाँ पर मिलेगा। दक्षिण पूर्वी अमेरिका, उत्तर चीन है ना, ये दक्षिण चीन। अभी अपन ने दक्षिण चीन यहाँ पर पढ़ा, पूरा भारत के इस हिस्से पर चीन पूरा फैला हुआ है, तो ये उसका चीन वाला हिस्सा है, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। और इसी तरीके से दक्षिण पूर्वी अपन को क्या मिल जाता है? ब्राजील मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ क्या होते हैं? पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ये देखो गोल्डन लंगूर, ये बाघ का चित्र है अपना ना, बाघ देखने मिल गया आपको। उसके बाद गोल्डन लंगूर देख लो, बढ़िया ये सुंदर सा गोल्डन लंगूर है। फिर यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे हाथी, एलिफेंट, है ना। आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में जानिए। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बांज, ऐश, बीज आदि हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट एवं मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण पर्णपाती मतलब जो ठंडे और जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं वो वाले कौन से हो गए। उष्ण पर्णपाती भी अपन ने पढ़ लिया। उष्ण पर्णपाती जो भारत में पाए जाते हैं, जिसमें नीम पीपल पाए जाते हैं ना, वो उष्ण पर्णपाती हैं। जैसे शीतोष्ण पर्णपाती होते हैं ये उच्च अक्षांश। अभी जो ऊपर वाला पढ़ा अपन ने, ऊपर वाला क्या था, मध्य अक्षांश में शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं, और शीतोष्ण पर्णपाती जो है उच्च अक्षांश में पाए जाने वाले ये अधिक शीतोष्ण पर्णपाती बने, ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, है ना। तो ये हो गई जीरो लाइन। इसके ऊपर का ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, उसके बाद चीन, फिर न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप। तो भारत, ये यूरोप जो है ये पश्चिमी यूरोप। तो ये ऊपर का ठंडा जो प्रदेश है ना, कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा, ये इधर पे अपन को शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ जो हैं वो बांज, ऐश और बीज के हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये शीतोष्ण पर्णपाती वन आप देख पा रहे हो। भूमध्य सागरीय वनस्पति। अब भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं, है ना। उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग, महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी, महाद्वीपों के कौन से, पूर्वी और उत्तर पूर्वी किनारे अधिकांश क्या है, शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। महाद्वीप के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले देशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम क्या है यह पड़ा। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल मिलते हैं। तो ये किसमें मिलते हैं सिट्रस फल, जो मतलब खट्टे फल हैं, वो कहाँ पर किस में मिल जाते हैं, या अगर कोई अपन से पूछे तो भूमध्य सागरीय वनस्पति है। देखो अभी अपन ने जो पढ़ा उसमें ये कहना है इनका कि महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों में अपन को शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए मिल गए, लेकिन महाद्वीपों का पूर्वी इलाका अपन ने देख लिया, उत्तर और पूर्वी। अब महाद्वीपों का दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी किनारे जो है वो भूमध्य सागर वनस्पतियों से घिरे हैं। मतलब अगर इसको भाग करें तो ये उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, है ना। अब अपन को ये कहा जा रहा है कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारे, महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारे क्या हो गए, इन चीजों से ढके हैं। किसे, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय वनों से, पर्णपाती वनों से ढके हुए, जिसको भी अपन ने पढ़ा। पर महाद्वीपों के पश्चिमी, है ना, सॉरी रुको, हाँ सही तो है। ये जो महाद्वीपों का, इसका अपन ने पढ़ लिया, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो महाद्वीपों का ये पश्चिमी और दक्षिण वाला हिस्सा, ये जो है ये कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है भूमध्य सागरीय कहलाता है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पतियों में ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर वाली प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इनका भी नाम यह पड़ा। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों, कौन से, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। ये क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश
नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा होते हैं, क्योंकि लोग ये अच्छा अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। तो टैगा वनस्पति कहाँ मिलती है? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिन्हें टैगा कहते हैं। ये वन अधिकतर ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। इन्हें वृक्षों की इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठों का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है। ये सामान्यतः तथा अखबारी कागज बनाने के काम आते हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के प्रमुख पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ तक देख लिया था। अब देखो, ये रहा फिजेंट। फिजेंट अपन ने पढ़ा था ना, मोनाल और ये फिजेंट, ये दो जो हैं, ये अपन को किस जगह पे मिले थे? शीतोष्ण पर्णपाती वन में कौन कौन से जानवर मिलते हैं? फिजेंट मिलता है, मोनाल मिलता है, इसके बाद अलावा हिरण, लोमड़ी, भेड़िया मिलते हैं। यहाँ के जो वो जो वनस्पति है वो बाज, एश और बीज है। इसके बाद भूमध्य सागरी में अपन ने भूमध्य सागर के अंगूर के बाग देखो। भूमध्य सागर में सागरी वनस्पति अंगूर के बाग जो हैं वो भूमध्य सागरी वनस्पति है। इसके बाद आप बताएं, अपने आसपास के नरम तथा दृढ़ काष्ठ से बनी वस्तुओं पर ध्यान दें। अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों के बारे में पता लगाएं। भूमध्य सागरी वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं और उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरी एवं प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण फलों का फलोद्यान कहा जाता है। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। इसके बाद देखें शंकुधारी वन। देखो कितना बढ़िया शंकुधारी वन है। कभी अगर मौका लगे तो जाइए आप उत्तर की तरफ। वहाँ पे आपको हिमालय के आसपास, मतलब जैसे आप हिमाचल की तरफ जाएंगे तो आपको बढ़िया सुंदर सुंदर चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। ज्वाला देवी जैसा बढ़िया सुंदर सा तीर्थ स्थल मिलेगा देखने के लिए। बहुत ही मतलब अच्छी वनस्पतियों के अलावा बहुत बढ़िया सुंदर प्लेस हैं। इनको कभी घूमने का इच्छा हो तो आप जाइए। जैसे दिल्ली से ऊपर जाएंगे, नैनीताल वगैरह घूमेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। हिमाच्छादित शंकुधारी वन ये रहे। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन घास स्थल की तरफ। शंकुधारी वन अपने हो चुके हैं। घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं। मतलब कहाँ भूमध्य रेखा है जीरो वाली, उसके तरफ कहीं भी उग सकते हैं, क्योंकि गर्म है। गर्म के कारण क्या होते हैं, घास स्थल उग सकते हैं। और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले रहते हैं। मतलब जहां तक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां घासें फैली हुई है। यहाँ वनस्पतियां निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। सीधी सी बात है, जहाँ निम्न वर्षा होगी या मध्य वर्षा होगी वहाँ घास मिल जाएंगी। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर के ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। तो सवाना में कौन से हैं? अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है वहां पे 3 से 4 मीटर लंबी घास मिलती है। सामान्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। देखो बढ़िया, ये उष्ण कटिबंधीय घास है। यहाँ पे क्या मिल जाते हैं? सब मिल जाते हैं जानवर जो अभी बड़े बड़े भयंकर टाइप के होते हैं ना, सब हाथी, घोड़ा, बैल सब मिल जाते हैं। चलो, शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी व पौष्टिक होती है। शीतोष्ण घास प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास मैदान क्या होते हैं? जहाँ पर क्या होते हैं? मध्य अक्षांशीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर आमतौर पर छोटी पौष्टिक घासें होती हैं। वहाँ पर जंगली भैंसे, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ, शुष्क रेगिस्तान, झाड़ियों से ही समझ में आ जाएगा। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तो जो रेगिस्तान है वो कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों में पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेशों को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले जान चुके हैं।
ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, ये जो जिराफ है, देखो कितना बढ़िया सुंदर जानवर है ना। तो ये अभी अपन ने ऊपर देखा ना, जिराफ कहाँ पे, घास स्थल पे अपन को जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ सब मिल जाते हैं ना। तो यहाँ पे जिराफ जो है वो अपन को घास स्थलों पे मिल जाता है। शीतोष्ण घास स्थान के बाद कटीली झाड़ियाँ, यहाँ पे रेगिस्तानों के जानवर आपको बताने हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। तो ये जो है इसे टुंडा प्रकार की वनस्पति कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ध्रुवीय प्रदेश जो होते हैं वहाँ पे अत्यधिक ठंड होती है, और यहाँ पे जहाँ ठंड होगी वहाँ पे क्या होंगे, काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाएंगी। और अत्यधिक क्या है, अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के कारण यहाँ पे क्या, इस ऋतु को टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं जो है यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में ध्रुवीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठंडी जलवायु से सुरक्षित रहने के लिए इनके जो जानवर होते हैं उनके शरीरों पर मोटा फर होता है। जो सील है, वालरस है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू, जो बर्फीली लोमड़ी है, ये सब इनके क्या है, इस ऋतु के ये सब इन्हीं जगह पे पाए जाते हैं। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उनके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाए तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे। क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे। अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि कहाँ से मिलेंगे। क्या आप सलीमा के से सहमत हैं। अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें और इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। तो संरक्षण जो है उसके बारे में सुझाव हम बहुत पहले ही इन चीज़ों पर चर्चा कर चुके हैं। तो हम जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हमेशा चर्चा का विषय बना रहा है, पर इनके लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ उन पर अगर तथ्यात्मक रूप से अगर जानकारी पर बात करें तब बहुत बढ़िया मजा आएगा। तो तथ्यों पर जब कभी हमारी चर्चा होगी तो हम इस पर अवश्य आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल तो इसे वहीं छोड़ते हैं, सलीमा और आप लोगों के बीच में। विभिन्न प्रदेशों के घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। चलिए सुनिए। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में सवाना के नाम से जानते हैं। तो अभी आपने बोला था ना सवाना के जंगल, तो सवाना के जंगल कहाँ मिलते हैं, पूर्वी अफ्रीका। ठीक है। अगर आपने विश्व में अफ्रीका महाद्वीप देखा हो तो अफ्रीका महाद्वीप में अगर भारत के साइड में, नीचे के साइड में अफ्रीका महाद्वीप है, जहां से क्या है, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, तीनों जो है वो इससे गुजरती हैं। और इसी जगह उष्ण कटिबंधीय घास स्थल मिलते हैं। और इसी पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों में क्या मिलता है, सवाना जंगल। और फिर आते हैं ब्राजील जो है उष्ण कटिबंधीय स्थल, जहाँ ब्राजील में क्या बोले जाते हैं, कंपोस। वेनेजुएला में घास के मैदानों को कहा जाता है लानोस। तो वेनेजुएला में क्या कहा जाएगा, लानोस। ब्राजील में कहा जाएगा कंपोस। और पूर्वी अफ्रीका में जिसे घास के मैदानों को कहा जाता है सवाना। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान की तरफ अगर बात करें तो अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान पेम्पास, अर्जेंटीना में क्या कहा जाता है, पेम्पास। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन। तो दोस्तों जो ये पूरा चैप्टर था और ये पूरी जानकारी थी हमने आप तक लेकर आई। बहुत बढ़िया चैप्टर जो है, हमने इसको पढ़ा, समझा, जाना। देखो वालरस जो है वो ऐसा दिखता है भाई, है ना। हमने अभी पढ़ा इसमें उससे पहले कि वालरस कैसा दिखता है, तो अभी अपन कैसे जानेंगे कि वालरस कहाँ का है। तो ये देखो, इसके दिखने से ही समझ में आ रहा है कि ठंडी जगह का प्राणी है। ये ध्रुवीय भालू, ये भी ठंडी जगह का प्राणी है ना। तो ये ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु हैं। सील हो गया, वालरस हो गया और ध्रुवीय भालू गए, ये सब क्या होते हैं, शीतोष्ण प्लेस के हैं ना, ठंडी प्लेस है, ध्रुवीय प्लेस, जिन्हें आर्कटिक, अंटार्कटिक जो है ध्रुवीय प्लेस है, इन जगह पे पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य क्या था, जलवायु के बारे में आपको जानकारी देना, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में और वन्य जीवों के बारे में जानकारी देना।
अब ये एनसीईआरटी के तारतम्य में अगले अध्यायों में और बहुत सारी चीजें जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। इन सभी के साथ आप सभी लोगों को ये जो चैप्टर है, मैं आप सभी लोगों से पहले भी बोल चुका हूं कि इनका रिवीजन जरूरी है। और रिवीजन अगर आपको नॉर्मल वे में नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने फ्री टाइम में इस वीडियो को शुरू करें या कोई भी XYZ वीडियो करें और उसकी स्पीड को बढ़ा के अपना रिकॉल करें। तब ये जो 30 मिनट्स के जो वीडियो है मुश्किल से 10 मिनट के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी जो छोटी छोटी नॉलेज है वो आपके रिकॉल हो जाएंगे। मेरी कोशिश ये है कि आप तक पहुंचना और आपकी कोशिश है कि इसको आपके अंदर उतारना बहुत जरूरी है। और इसके लिए रिवीजन कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो अपनी बुद्धि को यानी कि सिल को किस प्रकार निशान लगाओगे ये आपको सोचना है। आप कैसे रिवीजन करोगे? किताब को नहीं उठा सक रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, नंबर ऑफ पेजेस को देखने में आपको घबराहट हो रही है, तो क्या जरूरत है उनको पढ़ने की? मैं भी तो यही नहीं करता हूं। मेरा कहना है कि उनको क्या करो, आपको रिवीजन करो। रिवीजन के लिए क्या है, सुनी हुई बातें बहुत समय तक याद रहती हैं। तो दोस्तों आप इन सभी चीज़ों का रिवीजन करते रहिए। निवेदन फिर से करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को इस चीज़ों की जानकारी मिल सके, आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को। और अच्छे वीडियो और अच्छी जानकारी अच्छे एनसीईआरटी के चैप्टर्स के साथ हम लगातार आपके साथ आते रहेंगे। जब तक मेरे पास कुछ खास नया नहीं है, लेता हूं आप सभी से इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।